एब्सोल्यूट जीरो एंड आइडियल गैस इक्वेशन बराबर। सो यहां पर सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि डिफरेंट गैस के सैंपल को कलेक्ट किया गया और डिफरेंट गैस के सैंपल को, जैसे मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, इन सब गैस को कलेक्ट किया गया। इन गैस को प्रेशर कांस्टेंट किया गया और कांस्टेंट प्रेशर करने के बाद वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी की गई। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी करने पर ग्राफ कुछ इस तरह से नोट हुआ। ये मान लीजिए ए गैस है, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा टेम्परेचर। नाउ मान लो कोई दूसरी गैस है तो भी उसके लिए इस तरह से, और मान लो कोई तीसरी गैस है, गैस सैंपल ए, बी और सी। देखिए सबके इंटरसेप्ट अलग अलग मिले, वॉल्यूम टेम्परेचर, जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा था सबके इंटरसेप्ट अलग अलग मिले, पर सब एक ही कॉमन पॉइंट पर मीट होती हुई मिली और वो पॉइंट था -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वॉल्यूम की वैल्यू 0, क्योंकि जब भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट पर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट उसके लिए क्या होता है, तो जब भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट पर होता है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। गैस के लिए ए के लिए इंटरसेप्ट अलग है, बी के लिए इंटरसेप्ट अलग है, सी के लिए इंटरसेप्ट अलग है, लेकिन सबका इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पर थ्योरेटिकली निकाला जा सकता है। हालांकि प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर तो लेबोरेटरी में पॉसिबल ही नहीं है ऑब्टेन करना। इसी टेम्परेचर को 0 केल्विन नाम दिया गया, जिस पर वॉल्यूम 0 ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहां वॉल्यूम थ्योरेटिकल 0 की हम बात कर रहे हैं, ऑन पेपर हम बात कर रहे हैं, रियलिटी का इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। रियलिटी में इसका यह मतलब नहीं है कि ये वो टेम्परेचर हो गया जहां पर मैं गायब हो जाऊंगा क्योंकि मेरा वॉल्यूम 0 हो जाएगा, इसका यह मतलब नहीं है। इसका यह मतलब है कि ये वो टेम्परेचर है, ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल ड्राइंग है जिस ड्राइंग पर टेम्परेचर स्केल पर 0 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। अब इसका मीनिंग क्या होता है प्रेशर के ग्राफ से समझाने वाला हूं। ये बात वापस से एक बार फिर कह रहा हूं मैं, ये बात अगर आपने बहुत अच्छे से समझना है तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में गिवन है, जिसमें मैंने ग्राफ चैप्टर पढ़ाया गया है, ग्राफ टॉपिक पढ़ाया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लो, उसके बाद ये टॉपिक पे बैठो फिर, क्योंकि उसी के बाद ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपरली होगी। मान लो ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका वॉल्यूम में 0 मान लेता हूं। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ए पर है -273.15, 0। ए कोऑर्डिनेट के लिए या ए के लिए कोऑर्डिनेट 273.15, 0, और बी आपके लिए है 0, V0। इसे मैं कहता हूं x1, इसे मैं कहता हूं y1, इसे मैं कहता हूं x2 और इसे मैं कहता हूं y2। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है y = mx + c। y एक्सेस पे मैं क्या बना रहा हूं, y एक्सेस पे मैं वॉल्यूम बना रहा हूं। x एक्सेस पे मैं क्या बनाना चाहता हूं, तो x एक्सेस पे मैं टेम्परेचर बनाना चाहता हूं, और इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस कितना है, तो c की वैल्यू आपके पास में V0 अवेलेबल है। m क्या कहलाता है, m को कहते हैं स्लोप, और स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो स्लोप को निकालने का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड y2 - y1 अपॉन कितना, x2 - x1। y2 कितना आपके पास में V0, y1 कितना है आपके पास में 0, x2 कितना है 0 और x1 कितना है आपके पास में, तो -273.15, ये आपके पास में x1 की वैल्यू है। सो m = आ जाएगा V0 273.15, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ वॉल्यूम इस वाले ग्राफ में अगर आप m को पुटअप करते हैं तो देखो v क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा V0 अपॉन 273.15 इंटू t प्लस V0, ये निकाला जा सकता है। सो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जो निकल कर आता है या इक्वेशन निकल कर आता है V0, अब यहां से आ जाता है तो हम ले लेंगे 1 प्लस t अपॉन 273.15। ये पहला ऑब्जर्वेशन कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टाइम टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर
व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सिमिलर ग्राफ जहां पे आपने वॉल्यूम टेम्परेचर लिया है, अगर आप प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ भी ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। इस बार आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ को देखने के बाद में अब हम बात करेंगे प्रेशर टेम्परेचर के बारे में। देखिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया और 3 अलग अलग सैंपल ऑफ गैस लिए गए, हो सकता है मोनोटॉमिक हो सकता है डायटोमिक हो सकता है ट्राइटोमिक हो, या हो सकता है कोई पॉलीएटॉमिक गैस ली गई हो। जब प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया गया, प्रेशर वाई एक्सेस पे, टेम्परेचर एक्स एक्सेस पे, तो यह ऑब्जर्व हुआ कि भले ही गैस के अलग अलग इंटरसेप्ट ऑब्जर्व किए जाएं, ये ए गैस है, ये बी गैस है और ये सी गैस है, इनके इंटरसेक्शन अलग अलग भले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जब एक्सटेंड किया जाए, ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड किया जाए पीछे की तरफ, तो ये वो टेम्परेचर मिलता है -273.15 जिस पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 0 हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 0 हो जाता है, जिसे 0 केल्विन कहा जाता है, जिसे 0 कहा जाता है। देखिए, पहले क्या मिला था? वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम नहीं, एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर और वाई एक्सेस पे वॉल्यूम। -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 आ रहा है। वैसे ही पिछले टाइम के बाद अभी हमने बात किया टेम्परेचर और प्रेशर ग्राफ में, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर 0 आ रहा है। इसे कहते हैं 0 केल्विन, 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0 है। इसे कहते हैं 0 केल्विन, 0 केल्विन पर प्रेशर 0 है। तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम भी 0 डिफाइन है, और एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जहां पे प्रेशर एक्सर्टेड भी डिफाइंड है। सो बेसिकली एब्सोल्यूट 0 है क्या? एब्सोल्यूट 0 वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर मॉलिक्यूलर मोशन, कौन सी मोशन? मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती है या सीज हो जाती है। सीजिंग, रुक जाएगी, मोशन नहीं हो पाएगी। अब मोशन नहीं हो पाएगी तो मुझे बताइएगा, जब मोशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी 0 होगा, और फोर्स 0 होगा तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी 0 होगा। तो मॉलिक्यूलर मोशन रुक ही गया है तो वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, प्रेशर 0 है। तो प्रेशर 0 होने का यहां ये सिग्निफिकेंस है, मॉलिक्यूलर मोशन होगा ही नहीं। और सोचिए, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर मोशन रुक गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी रुक गया है, मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मोशन रुक गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल होता है? तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। हमने सुना था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, याद कीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब करंट 0 हो गया, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, टाइम के साथ में फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो हम ओम्स लॉ की मदद से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि आई आर इक्वल टू लिखा जा सकता है V अपॉन आई, और आर इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 आपके पास कितना हो जाता है? इंफिनिटी। मतलब एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जहां मटेरियल, मैं बात पहले गैस की कर रहा था, फिर अब मैं किसी भी मटेरियल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर की, मैं बात कर रहा हूं जर्मेनियम की, और मैं बात कर रहा हूं वुडन सब्सटेंस की, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं। इन सब में जो भी चार्ज होगा वो मोशन ही नहीं कर पाएगा। मोशन नहीं कर पाएगा तो रेजिस्टेंस आइडियली इंफिनिटी डिफाइन किया जाएगा, और इंफिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब जिसका भी रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है उसे कहा जाता है इंसुलेटर। इसे क्या कहा जाता है? इंसुलेटर। सो एट एब्सोल्यूट 0 कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। वापस सुनना, एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर होगा जब कौन? कंडक्टर, और कौन? सेमीकंडक्टर किसके जैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। अच्छा, इस ग्राफ से एक बात और सीखी, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो हमने 2 रिलेशन यहां पे सीख लिए।
अब हम मूव कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ, और आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ मूव करने के बाद हम थर्मोमीटर कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं डिफरेंट गैस लॉ के बारे में। गैस लॉ में पहला लॉ ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन इट इज ऑब्जर्व कि किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस लॉ को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। ये आपने 11th क्लास स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर भी सीखा है, और यही लॉ आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स इसमें भी सीखने वाले हैं। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम में केवी, पीवी इक्वल टू के। इस ग्राफ को मैं काफी डिटेल में केटीजी चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा, सारे इसके जितने भी वैरायटीज होती है सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इससे हमने सीख लिया प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अभी मैंने सेकंड ग्राफ बताया कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है, जिसे कि कौन सा लॉ कहा जाता है, चार्ल्स लॉ कहा जाता है, सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बात एक ही है। और तीसरा एक लॉ होता है जैसे हम कहते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट अगर हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ऐसा भी एक लॉ देखा जाता है। सो इक्वेशन नंबर थर्ड इससे बताया जाता है। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है इस लॉ को गैल्यूसेक लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, गैल्यूसेक लॉ। तो देखो तीन लॉ आ गए, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या कह लीजिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा आ गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा आ गया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तीन ग्राफ आपके पास में निकल कर आ गए, या तीनों इक्वेशन आपके पास निकल कर आ गई। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा हूं, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन में कह रहा हूं, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन में कह रहा हूं। मैं फर्स्ट और सेकंड को भी कंबाइन करता हूं तो मैं लिख सकता हूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इसे लिखते हैं KT। प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है कि K NR के इक्वल निकल कर आता है, और PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। ऐसी गैस जो PV इक्वल टू NRT को फॉलो करती हो, ऐसी गैस जो PV इक्वल टू NRT को ओबे करती हो, इस गैस को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। जहां पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। नोटिसेबल पॉइंट कि यहां टेम्परेचर केल्विन में एक्सप्रेस किया जाता है। नोटिसेबल पॉइंट के प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो दोनों है प्रोडक्ट में वर्क की यूनिट देते हैं। हम यहां से R की यूनिट भी निकाल सकते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन के हम डिफरेंट फॉर्म को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप यहां तक पहले कॉपी करें, फिर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि कब कोई एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह किन सर्कमस्टेंसेस में बिहेव करती है। आइडियल गैस किसे माना जाता है। तो देखिए PV इक्वल टू NRT में N नंबर ऑफ मोल होता है। केमिस्ट्री के अंदर आपने सीखा था, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि आप मुझसे ही सीख रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने कुछ भी नहीं सीखा हो। तो नंबर ऑफ मोल को डिफाइन किया जाता है, दैट इज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसका एक और फॉर्मूला होता है N अपॉन Na। N होता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। N को क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय इस नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसकी वैल्यू होती है Na, जिसे लिखा जाता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन का पहला फॉर्म इन टर्म ऑफ मास के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बताई जाती है। सो आइडियल गैस को बताया जाएगा PV इक्वल टू NRT। N को आप एक्सप्रेस कर दो, PVN नंबर ऑफ मोल क्या आ गया, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, डिवाइड बाय R इंटू T। अब ये आ गया आपके पास में PV इक्वल टू M कैपिटल R बाय कैपिटल M इंटू T। PV इक्वल टू आ गया स्मॉल m स्मॉल r इंटू T। अच्छा, स्मॉल r को क्या कहा जाता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल M। स्मॉल r को कहते हैं कौन सा कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट।
स्मॉल आर को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसके लिए मोलर मास की बात करें 32 आएगा, इसके लिए 28 आएगा और इसके लिए आपके पास में 2 आएगा। तो मैं कहूंगा इसका R बाय एम मतलब R बाय 32 होगा। मान लो RO2, इसका RN2 कितना आएगा? R बाय 28 और इसका R कितना आएगा आपके पास में H2 का? तो R बाय 2 होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से, क्या तीनों के RO2, RN2 और RH2 सेम आ रहे हैं क्या? सर तीनों के R सेम नहीं आ रहे हैं, तो तीनों का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट सेम नहीं होगा। तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का मतलब ही है जो हर गैस के लिए अलग अलग हो, स्पेसिफिक हो, सेम नहीं हो, अलग अलग हो। यह आ गया पहला तरीका। पहले किया नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में, देख लो एक बार ध्यान से वापस से। पहले किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया? नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में। आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो? मास के फॉर्म में, दैट इज ग्राम। और आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी देख लेते हैं, कॉपी कर लीजिए इसे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, देखिए ध्यान से। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये रहा आपके पास पीवी, ये रहा एनआरटी। पीवी एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू आर इंटू टी। पीवी आ गया एन, आर अपॉन एन ए इंटू टी, और आर अपॉन एन ए को एक कांस्टेंट लिखा जाता है जिसे कहा जाता है के इंटू टी। अच्छा, के को क्या कहते हैं? सो के को कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को क्या कहा जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये ध्यान रखें, के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखो निकालने का तरीका, आर अपॉन एन ए। आर होता है 8.31 समथिंग और एन ए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना? -23 जूल पर केल्विन। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू है और ये किसी गैस पर डिपेंड नहीं करता कि ऑक्सीजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, हाइड्रोजन के लिए अलग है। ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है, ये सेम है। इसलिए इसे कौन सा कांस्टेंट कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसे कौन सा कांस्टेंट कहा जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब हम माइग्रेट करेंगे, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है थर्मोमीटर।